गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल विल बी फाइन. माई नेम इज़ गरिमा सिंह. आई एम योर लीगल mentor. I am teaching you all your law subjects, okay? Along with teaching, I am also engaged in legal practice, which will help me to connect legal theory with practical courtroom application. And the objective of my class is not merely to memorize the section, but to understand the law, analyze it critically, and apply it to real life situations. Okay? So today we are going to discuss a very important law of our legal field, which is BNS, भारतीय न्याय संहिता. ओके, शॉर्ट में हम इसको कहते हैं BNS. तो आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और हिस्टोरिक चेंज के बारे में बात करने वाले हैं. 2023 में इंडिया ने अपना क्रिमिनल लॉ सिस्टम जो है वो मॉडर्नाइज किया और 163 ईयर ओल्ड इंडियन पिनल कोड को रिप्लेस कर दिया. ठीक है, पहले ये क्या था? इंडियन पिनल कोड 1860. तो बीएनएस ने आईपीसी को रिप्लेस किया. ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि वाई आईपीसी 1860 वाज रिपील्ड एंड रिप्लेस्ड. ठीक है, जो आईपीसी 1860 था उसको क्यों रिपील किया गया, निरस्त किया गया और रिप्लेस किया गया बीएनएस के थ्रू? तो उसका सबसे पहला जो मेन रीजन था वो था कॉलोनियल माइंडसेट. ठीक है, इंडियन पिनल कोड 1860 को रिपील करके बीएनएस को इसलिए लाया गया क्योंकि जो आईपीसी था वो कॉलोनियल एरा का लॉ था. ठीक है, और मॉडर्न इंडिया की नीड्स को पूरी तरह जो एड्रेस नहीं करता था. आईपीसी ब्रिटिश रूल के टाइम बनाया गया लॉ था. ठीक है, तो इसका जो फोकस था वो स्टेट कंट्रोल पर ज्यादा था. मतलब ब्रिटिश जो थे वो क्या करते थे, जो वीकर टेरिटरी होती थी उनके ऊपर कंट्रोल करना चाहते थे और लोगों को एक्सप्लॉइट करना चाहते थे. तो इनका जो फोकस था मेन वो क्या था, स्टेट कंट्रोल पर ज्यादा था और जस्टिस और विक्टिम पर कम था. ठीक है, इसीलिए इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए इंडियन वैल्यूज बेस्ड लॉ की जरूरत थी, इसलिए जो था बीएनएस को लाया गया आईपीसी को रिप्लेस करके. ठीक है, नंबर 2 है मॉडर्न क्राइम्स वर नॉट कवर्ड और टैक्स्ड. जो आईपीसी था उसमें मॉडर्न क्राइम्स, ठीक है, जो आधुनिक अपराध हैं जो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं आज के टाइम में, जैसे साइबर क्राइम, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, मॉब लिंचिंग, डिजिटल फ्रॉड, तो ये सब जो थे आईपीसी में इन चीजों को जगह नहीं दी गई. ठीक है, तो जो बीएनएस था उसने न्यू एज क्राइम को क्लियरली डिफाइन किया, तो इसीलिए जो था आईपीसी को रिप्लेस करके बीएनएस को लाया गया. नंबर 3 पॉइंट है लैंग्वेज वाज कॉम्प्लेक्स और आउटडेटेड. जो आईपीसी थी उसकी जो लैंग्वेज थी वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स थी. ठीक है, वो ओल्ड इंग्लिश का यूज हुआ था जो कॉमन पीपल के लिए समझना बहुत ही डिफिकल्ट था. तो जो बीएनएस की लैंग्वेज है उसको सिंपल, क्लियर और प्रैक्टिकल बनाया गया है ताकि लोगों को आराम से समझ आ सके. ठीक है, नंबर 4 है आईपीसी डिड नॉट हैव ए विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच. आईपीसी जो था इंडियन पिनल कोड भारतीय दंड संहिता, उसमें क्या था कि मेनली पनिशमेंट ओरिएंटेड था. ठीक है, वो सजा पर ज्यादा फोकस करता था, विक्टिम की सफरिंग, ठीक है, और कॉम्पनसेशन रिहेबिलिटेशन का फोकस कम था. इसलिए बीएनएस जो है वो विक्टिम सेंट्रिक जस्टिस को प्रमोट करता है. ओके, नेक्स्ट है नंबर 5, देयर वाज नो जेंडर न्यूट्रलिटी. जो आईपीसी था उसमें जेंडर न्यूट्रलिटी नहीं थी, उसमें जो मैन थे उनको ज्यादा टारगेट किया गया था. ठीक है, हर क्राइम के लिए मैन के ऊपर पनिशमेंट दी गई थी. लेकिन जो हमारा बीएनएस है इसमें जेंडर न्यूट्रलिटी पर ध्यान दिया गया है. इसमें जो है क्या वर्ड का यूज किया है, हूएवर. ठीक है, मतलब कोई भी हो उसमें, चाहे वो मैन है, वुमेन है या ट्रांसजेंडर है. तो इसलिए जो बीएनएस है इसने एक इंक्लूसिव अप्रोच अडॉप्ट की. ठीक है, नंबर 6 है देयर वाज नो कॉन्सेप्ट वाज रिफॉर्मेटिव जस्टिस. ठीक है, जो आईपीसी था उसमें सुधारात्मक न्याय की धारणा के क्या था, कोई स्थान नहीं था. ठीक है, उसमें किस चीज पे फोकस किया गया था, डेटरेंट थ्योरी पर, लोगों को डरा के रखने वाली थ्योरी पर. रिफॉर्मेशन एंड रिहेबिलिटेशन पर कम फोकस था. ठीक है, बीएनएस ने
कम्युनिटी सर्विस जैसे कॉन्सेप्ट दिए हैं। ठीक है, बीएनएस ने क्या दिया कॉन्सेप्ट, कम्युनिटी सर्विस। कम्युनिटी सर्विस क्या होता है वो मैं आपको जब बीएनएस पढ़ाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो इसलिए जो था हमारा आईपीसी इंडियन पेनल कोड 1860 को भारतीय न्याय संहिता 2023 ने पूरी तरह रिपील करके, निरस्त करके रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो ये पढ़े हमने मेन रीजन क्यों आईपीसी को हमने रिपील किया और बीएनएस को उसकी जगह दी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि बीएनएस का जो बिल है वो पार्लियामेंट में कैसे इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है, तो कोई भी जो बिल होता है वो एक्ट कब बनता है, आप लोगों को पता है? कोई भी जो बिल होता है वो एक्ट कब बनता है? ठीक है, मैं बताती हूँ। अ बिल बिकम्स लॉ आफ्टर इंट्रोडक्शन, डिस्कशन, अप्रूव्ड बाय बोथ हाउसेस बाय पार्लियामेंट एंड एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। एक जो बिल होता है वो एक्ट तब बनता है जब वो दोनों हाउसेस, जो हमारे दो हाउसेस हैं लोकसभा और राज्यसभा में पास हो जाता है और उसको प्रेसिडेंट की एसेंट मिल जाती है, तो वो जो बिल है वो एक्ट बन जाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इस बिल की जो बीएनएस का बिल था इसकी ड्राफ्टिंग कब हुई, ये कब इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, तो बीएनएस जो इंट्रोड्यूस किया गया वो किया गया 11 अगस्त 2023 को। कब इंट्रोड्यूस किया गया? 11 अगस्त 2023 को। ठीक है, और इन लोकसभा में ये लाया गया 12 दिसंबर 2023 को। तो इसके बाद इसको 12 दिसंबर 2023 को ही विड्रॉ कर लिया गया क्योंकि इसमें काफी सारी खामियां पाई गई। ठीक है, तो इसके काफी इशू रेज हुए पार्लियामेंट में, जिसकी वजह से जो बिल था उसको विड्रॉ कर लिया गया। ठीक है, और फिर जो लीगल एक्सपर्ट्स थे उनसे एडवाइस मांगी गई और फिर कुछ चेंजेस के साथ ये बिल 12 दिसंबर 2023 को सेकंड भारतीय न्याय संहिता बिल के नाम से दोबारा जो था उसको पेश किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, और जो लोकसभा में पास हुआ 20 दिसंबर 2023 को। आपको ये डेट्स याद रखनी है। ठीक है, तो कब इंट्रोड्यूस हुआ था हमारा बिल? 11 अगस्त 2023 को। लोकसभा में ये लाया गया 12 दिसंबर 2023 को, फिर वो विड्रॉ कर लिया गया। ठीक है, फिर उसमें कुछ चेंजेस के साथ ये दोबारा जो है लाया गया लोकसभा में। ठीक है, 12 दिसंबर 2023 को, और ये फिर पास हो गया लोकसभा में 20 दिसंबर 2023 को। ठीक है, इसीलिए जो इस बिल का नाम है, जो रियल नेम है इस बिल का, वो है सेकंड भारतीय न्याय संहिता बिल 2023। ठीक है, फिर ये जो बिल है लोकसभा के बाद आया राज्यसभा में। ठीक है, राज्यसभा में ये पास हुआ 21 दिसंबर 2023 को। कब पास हुआ? 21 दिसंबर 2023 को। ठीक है, फिर इसको प्रेसिडेंट की एसेंट मिली 25 दिसंबर 2023 को। ये डेट्स जो हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये प्रेसिडेंट एसेंट मिली इसको 25 दिसंबर 2023 और उसके बाद ये एनफोर्स हुआ 1 जुलाई 2024 को। ठीक है, तो ये लागू कब से हुआ है? 1 जुलाई 2024 से। ठीक है, देखिए जो आईपीसी था उसमें क्या था, उसमें टोटल चैप्टर्स थे 23 चैप्टर्स और टोटल सेक्शंस थे 1511 सेक्शंस। ठीक है, और जो बीएनएस है उसमें चैप्टर्स जो हैं वो कम हो गए हैं, तो बीएनएस में टोटल चैप्टर्स हैं 20 चैप्टर्स और जो टोटल सेक्शंस है वो है 358 सेक्शंस। ठीक है, ये डिफरेंस भी आपको याद रखना है। अब देखते हैं बीएनएस को बनाने का जो एम है वो क्या है। ठीक है, जो बीएनएस है उसको क्यों बनाया गया? सबसे पहले तो ये क्या है, इंडियन इन स्पिरिट, ये आत्मा से भारतीय है। जो आईपीसी था वो क्या था, वो ब्रिटिश का बनाया गया था, बनाया हुआ कोड था, उसमें ब्रिटिश का इफेक्ट ज्यादा था। ठीक है, और जो हमारा बीएनएस है ये इंडियन इन स्पिरिट, ये आत्मा से भारतीय है, ये इंडियनाइज्ड लॉ है। ठीक है, नंबर 2 सिंपल इन लैंग्वेज, जो बीएनएस है इसकी लैंग्वेज जो है वो बहुत ही सरल है, सिंपल है, उसको पढ़ के हम जो है समझ सकते हैं। ठीक है, नंबर 3 है टेक्नोलॉजी अपडेटेड, बीएनएस में जो है टेक्नोलॉजी जो अपडेटेड हुई है उसको भी इंक्लूड किया गया है। ठीक है,
तो उस हिसाब से ये अपडेटेड लॉ है, ठीक है। नंबर 4 है विक्टिम सेंट्रिक, ठीक है। ये जो बीएनएस है ये पीड़ित केंद्रित है। इसमें क्या है, जो पीड़ित है उस पर ज्यादा फोकस किया गया है कि उसको न्याय मिले, ठीक है। टाइम बाउंड, ये समयबद्ध है, ठीक है। इसमें ड्यूरेशन दी हुई है हर चीज की कि इतने टाइम में जो है प्रोसेस कंप्लीट हो जाना चाहिए किसी भी लीगल प्रोसेस को, ठीक है। अब हम देखते हैं बीएनएस के मेजर हाइलाइट्स, ठीक है। बीएनएस के मेजर हाइलाइट, सबसे पहला क्या है, स्ट्रक्चर्ड एंड सिंप्लीफाइड एम, संरचित और सरलीकृत लक्ष्य। इसमें क्या है कि जो सेक्शन थे हमारे उनको रिड्यूस कर दिया गया, 511 थे वो अब कितने रह गए हैं, 358। तो जो कॉम्प्लिकेटेड था उनको रिमूव करके सिंपल बनाया गया और जो नई चीजें थी, नए ऑफेंसेस थे उनको ऐड किया गया, ठीक है। जैसे इसमें नंबर पॉइंट 2 है जो, उसमें क्या है, न्यू ऑफेंसेस एडेड। कौन कौन से ऑफेंस ऐड हुए इसमें, टेररिज्म ऐड हुआ है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ऐड हुआ है, ठीक है। और मॉब लिंचिंग, भीड़ द्वारा पीट पीट कर की गई हत्या जिसको हम मॉब लिंचिंग कहते हैं, वो ऐड हुआ है। हिट एंड रन, प्रहार कर भागना, ये ऐड हुआ है। सेक्सुअल क्राइम एक्सपेंडेड, जो यौन अपराध आज के टाइम में बढ़े हैं, ठीक है। वुमेन एंड चिल्ड्रन के अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस को क्या किया गया, ब्रॉडन किया गया है, बड़ा किया गया है, ठीक है। कुछ ऑफेंसेस ऐसे हैं, सम ऑफेंसेस आर डिस्क्रिमिनलाइज्ड, जिनको रिमूव किया गया है। उसमें क्या है, अडल्ट्री, व्याभिचार को क्या कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। सेम सेक्स रिलेशनशिप डिस्क्रिमिनेशन कंटिन्यूड, जो सेम सेक्स रिलेशनशिप है, जो समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर ही रखा गया है, पहले भी ये बाहर था और अब भी बाहर रखा गया है, ठीक है। क्लैरिटी इन टर्मिनोलॉजी, भाषा में जो है वो सरलीकरण दिया गया है, ठीक है। जैसे लैंग्वेज क्लियर है और मॉडर्न है, जैसे हर्ट और ग्रीवियस हर्ट सिंप्लीफाइड किया गया कि चोट क्या है और गंभीर चोट क्या है, उसमें क्या डिफरेंस है, उसको बड़ी सिंपल तरीके से समझाया गया है। डेथ पेनल्टी एंड लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो है रूल क्लैरिफाई किए गए हैं कि मौत की सजा और उम्र कैद के नियम जो है वो कब होंगे, क्या होंगे, इन्हें जो है बड़ी ही सिंपल लैंग्वेज में साफ किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है फोकस ऑन स्पीडी जस्टिस, तेज न्याय पर ध्यान, ठीक है। टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशंस, इसमें क्या है, जो ट्रायल है उसको समयबद्ध जांच के लिए आदेश दिए गए हैं, ठीक है। मैंडेटरी वीडियोग्राफी इन्वेस्टिगेशन, जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी क्राइम की उसकी वीडियोग्राफी जो है वो मैंडेटरी होगी, ठीक है। उस समय जो है वीडियोग्राफी की जाएगी इन्वेस्टिगेशन के दौरान और वो मैंडेटरी है। नंबर 3 है डिजिटल एविडेंस रिकॉग्नाइज्ड स्ट्रांगली, ठीक है। जो डिजिटल एविडेंस होंगे, जो डिजिटल साक्ष्य होंगे उनको मान्यता दी गई है, ओके। अब हम देखते हैं शॉर्ट में कि हाउ बीएनएस इज डिफर फ्रॉम आईपीसी, जो बीएनएस है वो आईपीसी से कैसे डिफर है। तो अगर हम नेचर की बात करें तो आईपीसी का जो नेचर था वो क्या था, कॉलोनियल था, ठीक है। ब्रिटिश का इफेक्ट उस पर ज्यादा था, और जो बीएनएस का नेचर है वो इंडियनाइज्ड है, ठीक है। और सेक्शंस कितने हैं ये तो आपको लर्न हो गया होगा, 511 सेक्शन थे आईपीसी में और 358 सेक्शंस हैं किसमें, बीएनएस में, ठीक है। न्यू क्राइम्स आईपीसी में इंक्लूड नहीं किए गए थे और बीएनएस में इंक्लूड किए गए हैं, जैसे टेररिज्म, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और मॉब लिंचिंग एक्स्ट्रा, ठीक है। एविडेंस जो आईपीसी के टाइम थे वो मोस्टली जो थे ट्रेडिशनल थे, ठीक है। और आज के टाइम में क्या है, डिजिटल एविडेंस जो है बीएनएस में वो इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है। लैंग्वेज, जो आईपीसी की लैंग्वेज थी वो कॉम्प्लेक्स थी और जो बीएनएस की लैंग्वेज है वो सिंपल है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है जो मैंने एक समरी टेबल के माध्यम से आपको समझाया, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं अपना बीएनएस, ठीक है, भारतीय न्याय संहिता 2023, ठीक है। सब स्टूडेंट्स अपना बेयर एक्ट जरूर परचेज करें, आपको ये बेयर एक्ट जो है परचेज कर लेना है, ऑनलाइन जो है ये मिल जाएगा, ठीक है। यूनिवर्सल का है ये, आप जिसका चाहें उसका ले सकते हैं, ओके। तो बीएनएस में सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्राइम क्या है, क्राइम किसे कहते हैं, ठीक है।
अ क्राइम इज एन एक्ट और ओमिशन पनिशेबल बाय लॉ। क्राइम जो है, अपराध वह गलत कार्य है या चूक है, ओमिशन कहते हैं चूक, किसी जो लीगल ड्यूटी है उसको ना करना, ठीक है, जिसके लिए कानून द्वारा दंड का प्रावधान दिया गया है, ठीक है। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझे तो क्राइम क्या है? क्राइम वो है जो सोसाइटी के लिए हार्मफुल होता है, ऐसा एक्ट, ऐसा कार्य जो समाज के लिए हानिकारक होता है, जिसे लॉ मना करता है, ठीक है, जिसे लॉ करने से क्या करता है, मना करता है, और जिसके लिए पनिशमेंट दी जाती है। अगर कोई व्यक्ति वह गलत कार्य करता है, अवैध कार्य करता है, तो उसके लिए जो है सजा दी जाती है, ठीक है। तो सिंपल वर्ड्स में हम कहेंगे क्राइम प्रोहिबिटेड एक्ट प्लस पनिशमेंट बाय लॉ। क्राइम प्रोहिबिटेड एक्ट प्लस पनिशमेंट बाय लॉ। क्राइम एक ऐसा कार्य है जो कि लॉ के द्वारा मना किया जाता है, और अगर कोई उसे करे तो जो है उसको सजा दी जाती है, ठीक है। तो सिंपल वर्ड्स में हम कहेंगे कि क्राइम एक ऐसा एक्ट या ओमिशन है जो लॉ के खिलाफ है, जिसके लिए पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड है बीएनएस में, और जो गवर्नमेंट के खिलाफ जो है नहीं किया जाता या समाज के खिलाफ नहीं किया जाता। अगर कोई व्यक्ति करता है कोई अपराध तो फिर उसको सजा मिलती है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। क्राइम के एलिमेंट्स क्या है? एलिमेंट्स ऑफ क्राइम, क्राइम के तत्व, हिंदी में कहेंगे क्राइम के तत्व। किसी भी एक्ट को क्राइम बनाने के लिए नॉर्मली क्या होता है, दो चीजें तो जरूर चाहिए होती हैं। कोई भी एक्ट है वो क्राइम तब बनता है जब दो चीजें होती हैं। क्या? सबसे पहले तो ह्यूमन बीइंग, कोई व्यक्ति, ह्यूमन बीइंग, व्यक्ति। क्राइम सिर्फ ह्यूमन बीइंग ही कर सकता है, एनिमल या नेचुरल फोर्सेस क्राइम नहीं कर सकते, ठीक है। हमारे समाज में किसे क्राइम माना जाता है? जो व्यक्ति द्वारा किया जाता है, ठीक है। कंपनी या कॉरपोरेशन को भी लॉ के थ्रू क्रिमिनली लायबल माना जा सकता है। जो कंपनीज होती हैं, जो कॉरपोरेशंस होते हैं, उनको भी क्रिमिनली लायबल माना जा सकता है, ठीक है। लेकिन क्या है कि उसमें अगर हम बात करें तो उसमें किसका रोल होता है? जो कंपनी रूल करते हैं, जो कॉरपोरेशन को रूल करते हैं, वो कौन करते हैं? ह्यूमन बीइंग करते हैं। तो विदाउट अ ह्यूमन एजेंसी क्राइम पॉसिबल नहीं है, इसलिए क्राइम के लिए व्यक्ति का होना जरूरी है, ठीक है। नंबर 2 है वॉलंटरी एक्ट और ओमिशन। वॉलंटरली एक्ट और ओमिशन, ठीक है। किया गया काम और या ना किया गया काम। ओमिशन को मैंने भी आपको बताया था, क्या कहते हैं? चूक। जब हम अपनी लीगल ड्यूटी से जो है वो लीगल ड्यूटी को हम पूरा नहीं करते, चूक जाते हैं, ठीक है। कोई वॉलंटरी एक्ट होना चाहिए, कोई लीगल ड्यूटी का ओमिशन होना चाहिए, ठीक है। जैसे वॉलंटरीली एक्ट क्या है कि कोई जानबूझकर चोरी करता है, ठीक है, चोरी करना, तो उसको हम कहेंगे वॉलंटरीली एक्ट। और ओमिशन किसे कहेंगे? जब कोई डॉक्टर जो है पेशेंट को देखने से मना कर देता है, डॉक्टर जो है वो पेशेंट को देखने से मना कर दे, मतलब उसको ट्रीटमेंट देने से मना कर दे। तो ये क्या हुआ? डॉक्टर ने जब पेशेंट को जरूरत थी कि उसको चेकअप, उसको दवाइयां मिले, उसका ट्रीटमेंट हो, उस समय डॉक्टर जब अपनी ड्यूटी करने से मना कर दे तो उसने क्या किया? उसने ओमिशन किया, ठीक है। और चोरी करने वाले ने क्या किया? उसने वॉलंटरी एक्ट किया, चोरी की, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल था
वॉलंटरी एक्ट और ओमिशन का, ठीक है। वॉलंटरी एक्ट क्या है, जब कोई जानबूझकर वो काम करे, और ओमिशन क्या है, जब कोई अपनी लीगल ड्यूटी ना करे, ठीक है। अब इसमें नंबर थर्ड पॉइंट जो जरूरी है वो है एक्टस रियस। एक्टस रियस ये लीगल टर्म है, एक्टस रियस, इसको कहते हैं गिल्टी एक्ट, गिल्टी एक्ट, ठीक है। एक्टस रियस का होना बहुत जरूरी है। एक्टस रियस रिफर्स टू द फिजिकल और एक्सटर्नल कंपोनेंट ऑफ अ क्राइम। क्या रेफर करता है एक्टस रियस, अपराध के शारीरिक और बाहरी हिस्से से अपराध हुआ है, ठीक है। एक्टस रियस का मतलब होता है गिल्टी एक्ट, जो काम जो क्रिमिनल है जब वो एक्ट करता है, गिल्टी एक्ट करता है, तो उसको हम एक्टस रियस कहते हैं, जिसमें क्या है हमारे फिजिकल और एक्सटर्नल कंपोनेंट्स का यूज होता है, ठीक है। इट इज द गिल्टी एक्ट और द फिजिकल एक्शन दैट वायलेट्स द लॉ। यह वह दोषी कार्य या शारीरिक क्रिया है जो कानून का उल्लंघन करता है। द एक्टस रियस कैन आइदर बी अ कमीशन और एन ओमिशन। एक्टस रियस क्या है, कोई काम करना भी हो सकता है और कोई काम करना नहीं भी हो सकता, ठीक है। जहाँ पे क्या है, लीगल ड्यूटी को जो है, अपनी लीगल ड्यूटी को ना किया गया हो, ठीक है। नंबर नेक्स्ट है इसमें एक्टस रियस में आएगा कमीशन। In case of a theft, if a person takes someone else's property without their consent and the intent to permanently deprive them of it, the action of taking the property constitute the actus reus। देखिए, अब चोरी के मामले में देखते हैं हम कि चोरी के मामले में कि यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति को उसकी सहमति के बिना ले लेता है और उसे स्थायी रूप से जो है वंचित कर देता है, तो जो उसका ये प्रॉपर्टी लेने का इरादा है, जो ये पूरी प्रक्रिया है, इसको हम क्या कहेंगे, एक्टस रियस कहेंगे, ठीक है। क्योंकि उसने क्या किया, ये गिल्टी एक्ट किया, ठीक है। और ओमिशन का एग्जांपल देंगे हम। ओमिशन ए पेरेंट फेल टू फीड देयर चाइल्ड कैन बी हेल्ड लाइबली रिस्पॉन्सिबल फॉर नेग्लेक्ट। अगर कोई पेरेंट है और उसकी लाइबिलिटी है कि वो अपने बच्चों को जो है फीड कराए, ठीक है, खाना दे, और वो अगर ऐसा नहीं करते तो वो क्या होते हैं, वो क्रिमिनली लाइबल होते हैं। द ओमिशन, ओमिशन का मतलब है फेल्यूर टू एक्ट, फेल्यूर टू एक्ट when they are legally required to provide food is the actus reus। मान लिया कोई पेरेंट है और वो लीगली जो है उनको ये चीज कही गई है कि वो बच्चे का ध्यान रखें। कुछ लोग बच्चा अडॉप्ट करते हैं ना, और उनको ये सलाह दी जाती है कि आप अगर बच्चा ले रहे हैं तो उसका ध्यान भी रखें, उसके खाने पीने का, उसको उसके रहने का सारा खर्च उठाएंगे, ठीक है। और मान लिया वो पेरेंट बच्चे को तो अडॉप्ट कर ले, लेकिन जो है अपनी ड्यूटी ना करे, ठीक है, वो जो अपनी ड्यूटी करने में फेल हो जाए, तो जो उनका ये एक्ट होगा वो एक्टस रियस कहलाएगा, ठीक है। अब तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा तो एक्टस रियस था, जो फोर्थ पॉइंट है वो है मेंस रिया। मेंस रिया ये भी लीगल टर्म है, इसको कहते हैं गिल्टी माइंड, गिल्टी माइंड। एक्टस रियस मतलब जब हमारा एक्ट गलत होता है, और गिल्टी माइंड मतलब जब हमारे माइंड में ही प्लानिंग गलत चल रही होती है, ठीक है। मेंस रिया रेफर्स टू द मेंटल एलिमेंट द गिल्टी माइंड ऑफ अ क्राइम। मेंस रिया किसको रेफर करता है, मेंटल एलिमेंट को, जो कि गिल्टी माइंड होता है, जो क्राइम में एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। दिस इज द इंटेंशन, रिकलेसनेस और नॉलेज दैट द इंडिविजुअल हैड व्हेन कमिटिंग क्रिमिनल एक्ट। ये क्या होता है, जब कोई व्यक्ति जो है जब कोई व्यक्ति अपराध करता है, तो जो उसकी इंटेंशन होती है, ठीक है, जो उसकी उस समय इरादा होता है, उसकी सोच होती है, उसकी लापरवाही होती है और उसकी जानकारी होती है, उसको हम क्या कहते हैं, मेंस रिया कहते हैं, ठीक है। मेंस रिया हेल्प्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटेंशनल हार्म एंड एक्सीडेंटल हार्म। जो मेंस रिया है वो हेल्प करता है डिफरेंस करने में, किस चीज में, इंटेंशनल हार्म, इंटेंशनल हार्म और एक्सीडेंटल हार्म।
ठीक है। मेंस रिया से क्या समझ में आता है? आप मेंस रिया का सिद्धांत जो है जानबूझकर किए गए नुकसान और गलती से किए गए नुकसान के बीच में क्या करता है? फर्क करता है। ठीक है। जैसे मान लिया गाड़ी है, कोई कार है, ठीक है, वो किसी को टक्कर मार देते हैं, ठीक है, हिट कर देती है कार, किसी को हिट कर देती है, किसी पर्सन को, क्योंकि उस कार के जो थे ब्रेक फेल हो गए थे। ठीक है। क्यों हिट करती है? ब्रेक फेल की वजह से। तो उसमें क्या होता है? उसमें इंटेंशन नहीं होती। जो कार ड्राइवर है उसकी कोई इंटेंशन नहीं होती। वो क्या होता है? वो एक्सीडेंटल हार्म होता है। ठीक है। उसमें क्या हुआ कि वो बिना गलती के उसकी गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए, इस वजह से जो पर्सन सामने से आ रहा था उसको हिट कर दिया और वो क्या हुआ? वो एक्सीडेंटल हार्म हुआ। लेकिन अगर कोई जानबूझ के हिट करता है, इंटेंशन के साथ किसी को मारना चाहता है या किसी को चोट पहुंचाना चाहता है, तो उस इंटेंशन के साथ जब कोई किसी को हिट करता है, कार ड्राइवर का ही हम एग्जांपल ले लें, अगर कार ड्राइवर जो है किसी को हिट करता है तो उसको क्या कहते हैं? इंटेंशनल हार्म। और जहां पे इंटेंशनल हार्म मौजूद होगा वो क्या कहलाएगा? मेंस रिया। ठीक है। उसको हम लीगल लैंग्वेज में कहते हैं मेंस रिया। अब देखते हैं मेंस रिया में क्या क्या आता है। सबसे पहली आती है इंटेंशन। मेंस रिया, इसमें सबसे पहला आता है इंटेंशन, इरादा। ठीक है। द इंडिविजुअल एक्टिवली डिजायर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ देयर एक्शन। व्यक्ति अपने काम के नतीजे की सक्रिय रूप से इच्छा रखता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल समवन हु प्लान्स एंड कैरीज आउट अ रॉबरी। जैसे कोई व्यक्ति होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है? जो इंटेंशन होती है इसमें इंडिविजुअल जो होता है, जो व्यक्ति अपनी जो इच्छा रखता है कि वो जो उसका प्लान है उसको रिजल्ट दे। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई पर्सन जो है वो रॉबरी के लिए प्लान करता है। पहले वो प्लान करता है कि वो डकैती डालेगा अपना ग्रुप बना के। ठीक है। फिर वो उन लोगों को तैयार करता है और फिर वो क्या करता है? रॉबरी करता है। ठीक है। डकैती की योजना बनाता है और उसे अंजाम देता है। तो वो किसके साथ करता है? ये सब इंटेंशन के साथ करता है। ठीक है। तो इसको कहते हैं हम इरादा, जब कोई इरादा के साथ, इंटेंशन के साथ क्राइम करें। ठीक है। नंबर 2 आता है इसमें रिकलेसनेस। रिकलेसनेस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं लापरवाही। The individual is aware that their actions carry a risk of harm but disregards that risk. ठीक है। जो इंडिविजुअल है, जो पर्सन है, उसको पता होता है, वो अवेयर होता है इस बात से कि जो उसका एक्शन है, जो वो कार्य करेगा, उससे रिस्क हो सकता है, किसी को हार्म हो सकता है, किसी को चोट लग सकती है, उसके बाद भी जो है वो काम करता है। ठीक है। तो उसको कहते हैं लापरवाही। फॉर एग्जाम्पल रिकलेस ड्राइविंग कॉजिंग एन एक्सीडेंट। लापरवाही से की गई हुई ड्राइविंग से एक्सीडेंट होना। ठीक है। नंबर 3 है नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस के कहीं हिंदी मीनिंग है असावधानी, असावधानी, ढिलाई, लापरवाही। ठीक है। The person fails to meet a standard of care leading to harm. For example, a doctor misdiagnose a patient due to careless oversight. ठीक है। जैसे कोई अपने काम में ढिलाई करता है या असावधानी बरतता है या लापरवाही करता है और उससे किसी का नुकसान हो जाता है, तो उसको हम नेग्लिजेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई डॉक्टर जो है पेशेंट को केयरलेसनेस के चक्कर में, लापरवाही के चक्कर में मिसडायग्नोज कर दे कि उसको बीमारी कुछ और है, कुछ और बता दे, जिससे पेशेंट का नुकसान हो जाए। तो इस तरह की जो केस है उसको हम कहते हैं नेग्लिजेंस। ठीक है। नंबर 4 है इसमें। अब नेक्स्ट नंबर है इसमें कंकरेंस। कंकरेंस, ठीक है। कंकरेंस को हिंदी में कहते हैं समपरिवर्तन। संवर्तन।
इवेंट एग्जिस्टिंग एट सेम टाइम, जब दो इवेंट जो है वो एक समय पर हो, ठीक है, सेम टाइम पर हो। फॉर अ क्राइम टू अकर एक्टस रियस एंड मेंस रिया मस्ट अकर साइमल्टेनियसली। इनका ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंकरेंस वाला, मैं आपको बता देती हूँ। कंकरेंस ये क्राइम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि जो दो एक्ट है वो एक साथ हो, मतलब एक्टस रियस जो गिल्टी एक्ट है, ठीक है, और मेंस रिया जो गिल्टी माइंड है, वो एक साथ होने चाहिए। गिल्टी एक्ट, गिल्टी माइंड, ठीक है। फॉर अ क्राइम टू अकर, कोई भी क्राइम होने के लिए एक्टस रियस एंड मेंस रिया मस्ट अकर साइमल्टेनियसली, एक्टस रियस और मेंस रिया का एक साथ होना जरूरी है। द इंडिविजुअल मस्ट हैव हैड अ गिल्टी माइंड, किसी भी पर्सन का जो क्राइम कर रहा है उसका जो है गिल्टी माइंड होना चाहिए। व्हेन दे परफॉर्म द गिल्टी एक्ट, ठीक है, जब वो कोई गलत काम करता है या कोई अपराध करता है। इफ या आइदर द इंटेंट और द एक्ट इज मिसिंग, नो क्राइम कैन बी प्रूवन। अगर किसी में इंटेंट मिसिंग है, मेंस रिया मिसिंग है, या एक्ट मिसिंग है, एक्टस रियस मिसिंग है, तो उस एक्ट को क्राइम जो है वो प्रूव नहीं किया जा सकता। तो क्राइम प्रूव करने के लिए एक्टस रियस और मेंस रिया दोनों का होना जरूरी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो है हम समझेंगे, इफ अ पर्सन एक्सीडेंटली हिट समवन विद देयर कार विदाउट एनी इंटेंट और रिकलेसनेस, ठीक है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि अगर कोई पर्सन है वो अपनी कार से किसी को हिट कर देता है, ठीक है, विदाउट एनी इंटेंट, उसकी कोई इंटेंशन नहीं होती, कोई लापरवाही नहीं होती, जैसे उसकी गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए, उस कंडीशन में जब वो किसी को हिट कर देता है, तो देयर में बी नो मेंस रिया, तो उस कंडीशन में जो है मेंस रिया मिसिंग होगा, ठीक है, क्योंकि उसने वो जो भी एक्ट हुआ उसमें उसके इंटेंशन इन्वॉल्व नहीं थी, ठीक है। दो देयर वॉज एन एक्टस रियस द एक्ट ऑफ हिटिंग समवन, द लैक ऑफ क्रिमिनल इंटेंट मीन्स नो क्राइम अकर्ड। हालांकि वहां पे जो है एक्टस रियस हुआ, एक्ट हुआ कि उसने हिट कर दिया सामने वाले को, लेकिन द लैक ऑफ क्रिमिनल इंटेंट, क्योंकि उसका जो इंटेंशन था वो क्रिमिनल नहीं था, तो दिस मीन्स देयर वाज नो क्राइम अकर्ड। इसका मतलब ये हुआ कि वहां पे जो था कोई भी क्राइम नहीं हुआ, ठीक है। अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं कंकरेंस का। अ पर्सन प्लान टू स्टील फ्रॉम ए शॉप, एक पर्सन जो है वो प्लान करता है कि वो शॉप से कुछ चीजें चोरी करेगा, ठीक है, एंड डज सो, वो ऐसा करता है। द गिल्टी एक्ट स्टीलिंग थिंग्स, ठीक है, उसने गिल्टी एक्ट कर दिया कि उसने चीजें चुराई, एंड गिल्टी माइंड, उसने पहले से ही प्लान बना रखा था, तो वो क्या था, गिल्टी माइंड था, उसकी इंटेंशन थी कि वो चोरी करेगा, ठीक है। अकर्स टुगेदर, तो वो दोनों चीजें साथ हुई, उसने क्या था, प्लान भी किया गिल्टी माइंड के साथ और एक्ट भी कर दिया, तो उसका एक्ट भी गिल्टी था, तो दोनों चीजें जब साथ में हुई तो ये क्या हुआ, ये क्राइम हुआ, ठीक है। नंबर नेक्स्ट है हार्म। हार्म का मतलब होता है हानि। फॉर एन एक्ट टू बी क्लासिफाइड एज ए क्राइम, इट जनरली मस्ट कॉज हार्म आइदर टू एन इंडिविजुअल और टू सोसाइटी। कोई भी एक्ट जो है वो अगर क्राइम है तो वो किसी को उससे नुकसान होना चाहिए, वो किसी इंडिविजुअल पर्सन को हो, किसी निजी व्यक्ति को हो, या फिर समाज को हो, ठीक है। द हार्म कैन बी फिजिकल, वो हार्म जो है वो हानि जो है फिजिकल भी हो सकती है, लाइक इंजरी, जैसे किसी को चोट लग जाए, और फाइनेंशियल भी हो सकती है, जैसे किसी के साथ फ्रॉड हो जाए, और सोसाइटल भी हो सकती है, जैसे पर्यावरण प्रदूषण होता है, ठीक है, पोल्यूशन हो जाए। नंबर नेक्स्ट है कॉजेशन। कॉजेशन हम क्या पढ़ रहे हैं, एलिमेंट्स ऑफ क्राइम, तो उसमें हमारा नेक्स्ट नंबर है कॉजेशन। कॉजेशन का मतलब होता है कारण और सहसंबंध, कारण और सहसंबंध, कारण और सहसंबंध, ठीक है। कॉजेशन रिक्वायर्ड दैट द क्रिमिनल एक्ट मस्ट हैव कॉज द हार्म और रिजल्ट। जो कॉजेशन है उसमें क्या रिक्वायरमेंट होती है कि जो क्रिमिनल एक्ट हो रहा है, जो कार्य आपराधिक कार्य हो रहा है, उसमें एक्टस रियस मस्ट हैव कॉज द हार्म और रिजल्ट। एक्टस रियस जो गिल्टी एक्ट हुआ है उससे किसी को हार्म होना चाहिए, ठीक है। दिस एस्टैब्लिश अ क्लियर लिंक बिटवीन द डिफेंडेंट एक्शंस एंड द हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस। ये क्या करता है, ये लिंक, एक लिंक जो है वो
इस्टेब्लिश करता है किसके बीच में, डिफेंडेंट के एक्शन के बीच में, और जो हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस हुई है, जो उसका परिणाम हुआ है, ठीक है। इफ डिफेंडेंट एक्शन डिड नॉट कॉज द हार्म, अगर डिफेंडेंट का एक्शन किसी को हानि नहीं पहुंचाता, दे कैन नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर द क्राइम, तो वो जो होगा क्राइम के लिए जिम्मेदार नहीं होगा, ठीक है। तो कारण का जो है संबंध होना जरूरी है, ठीक है। मतलब एक्टस रियस का जो है इंटेंशन के साथ संबंध होना जरूरी है, और उसकी कॉन्सिक्वेंसेस भी गलत होनी चाहिए, ठीक है। मतलब उसने जो एक्ट किया है उससे किसी को हानि पहुंचनी चाहिए, ओके। नंबर नेक्स्ट है पनिशमेंट। पनिशमेंट सजा। फॉर एन एक्ट इज टू बी कंसिडर्ड अ क्राइम इट मस्ट बी पनिशेबल बाय लॉ। अगर कोई एक्ट है उसको क्राइम माना जाता है तो वो किसके द्वारा सजा दी जाती है, उसे कानून के द्वारा सजा दी जाती है। द लीगल सिस्टम डिटरमाइंस द कॉन्सिक्वेंसेस फॉर ईच क्राइम। लीगल सिस्टम में क्या हुआ है, हर क्राइम के लिए सजा दी गई है, विच में इंक्लूड, जिसमें क्या है, जुर्माना, फाइन्स, जेल, इम्प्रिजनमेंट, कम्युनिटी सर्विस और अदर पेनल्टीज, और दूसरी सजाएं दी गई है। द एग्जिस्टेंस ऑफ पनिशमेंट डिफरेंशिएट्स क्राइम फ्रॉम सिविल रॉन्ग, ठीक है। जो ये एग्जिस्टेंस ऑफ पनिशमेंट है, ये किसके बीच में डिफरेंस करता है, सिविल रॉन्ग और क्रिमिनल रॉन्ग के बीच में, ठीक है। सिविल रॉन्ग और क्रिमिनल रॉन्ग के बीच में, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब कोई सिविल रॉन्ग होता है, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, तो उसमें क्या होता है, उसमें डैमेजेस दिए जाते हैं और कंपनसेशन दी जाती है। पर कोई अगर क्रिमिनली रॉन्ग करता है, क्रिमिनल एक्ट करता है, तो उसको क्या मिलती है, उसको पनिशमेंट मिलती है, ठीक है। जिसमें क्या बताया मैंने अभी आपको, फाइन, इम्प्रिजनमेंट, कम्युनिटी सर्विस, जो कि बीएनएस ने इंक्लूड की है, कम्युनिटी सर्विस पहले आईपीसी में नहीं थी, ठीक है, और अदर पेनल्टीज, ओके। तो ये हुआ हमारा एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। अब हमारा लास्ट है आज की क्लास के लिए, वो है स्टेजेस ऑफ क्राइम, ठीक है। तो हम एलिमेंट्स ऑफ क्राइम को कंक्लूड करते हुए कह सकते हैं कि क्राइम आर इसेंशियल, दीज एलिमेंट्स आर इसेंशियल फॉर क्राइम, ठीक है। ये सारे जो मैंने आपको एलिमेंट्स बताए, ये क्राइम के लिए इसेंशियल हैं, ठीक है। क्रिमिनल लाइबिलिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए दे प्रोवाइड ए फ्रेमवर्क दैट एंश्योर इंडिविजुअल आर ओनली हेल्ड अकाउंटेबल फॉर एक्ट दैट आर बोथ रॉन्गफुल एंड ब्लेमवर्दी। इंडिविजुअल को जो है सजा तभी मिलेगी जब जिसने जो एक्ट किया है वो रॉन्गफुल भी हो, ब्लेम वर्दी भी हो, ठीक है, उसमें एक्टस रियस भी हो और मेंस रिया भी हो, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे वेरियस स्टेजेस इन द कमीशन ऑफ क्राइम। वेरियस स्टेजेस इन द कमीशन ऑफ क्राइम। कमीशन ऑफ क्राइम, क्राइम के कितने स्टेजेस हैं, ठीक है। ब्रॉडली स्पीकिंग इन एवरी क्राइम देयर आर 4 स्टेजेस इन द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। किसी भी ऑफेंस को करने के लिए, ऑफेंस मतलब अपराध, ठीक है, किसी भी अपराध को करने के लिए कितने स्टेज होते हैं, 4 स्टेज होते हैं, ठीक है। 4 स्टेजेस, कितने स्टेज होते हैं, 4 स्टेज होते हैं। सबसे पहला होता है इंटेंशन टू कमिट क्राइम, अपराध करने का इरादा, इंटेंशन टू कमिट क्राइम, अपराध करने का इरादा, ठीक है। ये सबसे पहला स्टेज है। सबसे पहला स्टेज होता है क्राइम करने का इरादा। सिर्फ इंटेंशन पनिशेबल नहीं होता जब तक कोई एक्ट ना हो। मान लिया जो क्राइम करने की सोच रहा है वो सिर्फ सोचता रहे तो वो पनिशेबल नहीं होगा, जब तक वो जो सोच रहा है, जो उसकी इंटेंशन है, वो एक्ट में ना बदल जाए, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए, ए कंसिडर्स रॉबिंग अ बैंक। एक जो है सोचता है कि वो बैंक में रॉबरी करेगा। एग्जाम्पल, ए कंसिडर्स रॉबरी, डकैती।
ठीक है। ही थिंक्स अबाउट इट एंड इमेजिन हाउ ही माइट कैरी आउट द क्राइम, ठीक है। वो प्लान बनाता है, वो सोचता है इसके बारे में और मतलब इमेजिन करता है कि वो अपना प्लान कैसे एग्जीक्यूट करेगा। हाउ एवर ही हैज नॉट टेकन एनी स्टेप, हालांकि उसने जो है उसके जो प्लान था उसकी तरफ कोई स्टेप नहीं लिया, ठीक है, टूवर्ड्स एग्जीक्यूटिंग इट, मतलब उसको एग्जीक्यूट नहीं किया। एंड एट दिस स्टेज ही कैन नॉट बी लीगली हेल्ड अकाउंटेबल फॉर जस्ट हैविंग द आइडिया ऑफ रॉबरी बैंक, तो सिर्फ आइडिया के लिए जो है वो लाइबल नहीं होगा, ठीक है। उसने क्या किया, उसने सिर्फ इस बात को सोचा, थिंक किया, ठीक है, प्लान बनाया, उसको एग्जीक्यूट नहीं किया, एग्जीक्यूट जो है नहीं किया, तो ये क्या होगा, ए विल नॉट बी लाइबल, ए विल नॉट बी लाइबल फॉर एनी काइंड ऑफ क्राइम, फॉर एनी काइंड ऑफ क्राइम, ठीक है। अगर उसने सिर्फ सोचा है, इमेजिन किया है, उसने उसको एग्जीक्यूट नहीं किया, तो ए जो होगा वो किसी भी क्राइम के लिए लाइबल नहीं होगा, ठीक है। नंबर दूसरी जो स्टेज है वो है प्रिपरेशन टू कमिट द क्राइम, प्रिपरेशन टू कमिट द क्राइम, प्रिपरेशन टू कमिट द क्राइम, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अपराध करने की तैयारी, अपराध करने की तैयारी, ठीक है। इस स्टेज में ऑफेंडर क्राइम के लिए प्रिपरेशन करता है, जो अपराधी है, जो ऑफेंडर है, वो क्या करता है, इस स्टेज पे क्राइम के लिए तैयारी करता है, जैसे वेपन खरीदता है, ठीक है, या प्लान बनाता है, ठीक है। मीन्स दिस कुड इन्वॉल्व गैदरिंग टूल्स, रिसोर्सेज, प्लानिंग हाउ द क्राइम वेल कैरीड आउट। ये क्या इंक्लूड करता है कि किन किन चीजों को, किन किन टूल्स को खरीदना पड़ेगा, क्या क्या प्लान होगा, ठीक है, क्राइम को कैसे किया जाएगा। However, preparation alone is generally not punishable under the law explicitly state for certain crimes. हालांकि जो प्रिपरेशन होती है क्राइम की वो पनिशेबल नहीं होती। इन मोस्ट केसेस द लॉ रिक्वायर्स दैट द प्रिपरेशन एडवांसेस इनटू एन एक्चुअल अटेम्प्ट टू मेक दिस क्राइम पनिशेबल, ठीक है। जो लॉ है वो उसको क्या चाहिए होता है कि जो प्रिपरेशन है वो एग्जीक्यूट हो जाए, तभी वो क्राइम होगा। But in BNS 2023 continues to hold preparation is not generally punishable. हालांकि जो BNS 2023 है इसमें भी यही चीज कंटिन्यू की गई है कि जो प्रिपरेशन है उसको जो है जनरली पनिशेबल नहीं किया जाएगा, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ सीरियस क्राइम सच एज सेक्शन 149 ऑफ BNS, ठीक है। कुछ सीरियस क्राइम को छोड़कर, उसमें सीरियस क्राइम कौन कौन से आते हैं, वो सेक्शन सीरियस क्राइम BNS 2023 के अकॉर्डिंग, ठीक है, सीरियस क्राइम कौन कौन से हैं, वो सेक्शन 149 ऑफ BNS, सेक्शन 149 ऑफ BNS, ठीक है। प्रिपरेशन टू वेज वार विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, जिसमें क्या है, सरकार के साथ युद्ध करने का प्रिपरेशन, ठीक है। नंबर दूसरा है सेक्शन 78 जिसमें है काउंटर फिटिंग करेंसी, काउंटर फिटिंग करेंसी, इसकी प्रिपरेशन को भी क्राइम माना गया है BNS में, ठीक है। एंड नंबर नेक्स्ट है सेक्शन 310, इसमें क्या है, प्रिपरेशन फॉर कमिटिंग डैकोइटी, प्रिपरेशन फॉर कमिटिंग डैकोइटी। तो इसमें क्या है, BNS ने में जो है प्रिपरेशन को जो है पनिशमेंट नहीं माना है, सिर्फ कुछ एक्सेप्शंस को छोड़कर। वो एक्सेप्शंस क्या है, प्रिपरेशन टू
वेज वॉर विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, सेक्शन 158 काउंटर फिटिंग करेंसी, सेक्शन 310 प्रिपरेशन फॉर द कमिटिंग डेकोइटी, ठीक है, एंड प्रिपरेशन फॉर टेररिस्ट एक्ट। एक और है प्रिपरेशन फॉर टेररिस्ट एक्ट, फॉर टेररिस्ट एक्ट, ठीक है, तो इनको क्राइम माना गया है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है, हमने देख लिया सबसे पहले इंटेंशन टू कमिट क्राइम, प्रिपरेशन टू कमिट द क्राइम। इंटेंशन टू कमिट क्राइम को नहीं माना जाता क्राइम जब तक कि वो एग्जीक्यूट ना हो। प्रिपरेशन टू कमिट क्राइम कुछ एक्सेप्शंस दिए गए हैं जिनमें जो है क्राइम को पनिशमेंट दिया जाएगा, वरना प्रिपरेशन को जो है पनिशेबल बीएनएस में भी नहीं माना गया। जिनमें माना गया मैंने आपको बता दिया। अब है अटेम्प्ट टू कमिट द क्राइम, अटेम्प्ट टू नंबर 3, अटेम्प्ट टू कमिट द क्राइम, कमिट द क्राइम, अटेम्प्ट टू कमिट द क्राइम, इसको हिंदी में कहते हैं अपराध करने का प्रयास। अटेम्प्ट इज द डायरेक्ट मूवमेंट टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ द ऑफेंस आफ्टर द प्रिपरेशन आर मेड, ठीक है। अटेम्प्ट करना मतलब जो क्राइम है, जो प्लान किया गया, जिसका इंटेंशन, जिस इंटेंशन के साथ उसको प्लान किया गया फिर उसको एग्जीक्यूट करना, ठीक है, अटेम्प्ट करना। ये एक डायरेक्ट मूवमेंट है टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस आफ्टर द प्रिपरेशन आर मेड, ठीक है, तैयारी करने के बाद क्राइम का कमीशन करना। मींस जब प्रिपरेशन के बाद क्राइम करने की डायरेक्ट कोशिश होती है तो उसे अटेम्प्ट कहते हैं, ठीक है। जब प्रिपरेशन हो जाती है उसके बाद जो क्रिमिनल्स हैं वो क्राइम कमिट करते हैं तो उसको हम अटेम्प्ट कहते हैं, ठीक है। अटेम्प्ट पनिशेबल होता है चाहे क्राइम कंप्लीट हो या ना हो। अगर कोई क्रिमिनल अटेम्प्ट करता है तो वो पनिशेबल होता है, उसके लिए उसको पनिशमेंट मिलता है चाहे उसका क्राइम कंप्लीट हो या ना हो, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए चोरी के लिए घर में घुसना और फिर पकड़े जाना, ठीक है, चाहे चोरी हुई या नहीं हुई, चोर जो पकड़ा गया है उसको जो है सजा मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। नंबर 2 है ए इंटेंटिंग टू मर्डर टू बाइज अ गन एंड लोडेड, ठीक है। ए जो है जेड के मर्डर के लिए क्या करता है, एक गन खरीदता है और उसको लोड कर लेता है, ठीक है। ए हैज नॉट येट कमिटेड एनी ऑफेंस, हालांकि अभी तक ए ने जो है कोई ऑफेंस, कोई अपराध नहीं किया। ए फायर्स द गन एट टू जेड, ठीक है, ए उसके बाद क्या करता है, जेड पे फायर कर देता है। ही हैज नाउ कमिटेड एन ऑफेंस, ठीक है। जब तक उसने अपनी गन को लोड किया तब तक कोई ऑफेंस नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने जेड पे फायर किया तो उसने क्या किया, एक ऑफेंस कमिट कर दिया। तो ये क्या होता है, अटेम्प्ट टू कमिट द क्राइम, ठीक है। जब वो जो उसने प्लान किया, जो उसने प्रिपरेशन की, उसको एग्जीक्यूट कर देता है तो वो अटेम्प्ट कहलाता है, ठीक है। नंबर लास्ट है इसका कमीशन ऑफ अ क्राइम, कमीशन ऑफ अ क्राइम। फोर्थ स्टेज है, लास्ट स्टेज है, जिसका मतलब है अपराध करना, ठीक है। पहले हमने इंटेंशन बनाई अपराध करने की, फिर हमने तैयारी करी, फिर हमने अटेम्प्ट करा, ठीक है, और फिर हमने अपराध कर दिया। इन द कमीशन ऑफ अ क्राइम इज दैट इट इज सक्सेसफुली कमिटेड। कमीशन ऑफ क्राइम का मतलब है कि जो क्राइम था, जिसके लिए प्लान बनाया गया, तैयारी की गई, वो कमिट कर दिया, ठीक है। एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द क्राइम मेटलाइज द ऑफेंडर इज अवॉर्ड द पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड फॉर द ऑफेंस इन बीएनएस। तो जो कॉन्सिक्वेंसेज होती हैं क्राइम की, वो क्या होती है कि जो बीएनएस है उसके अकॉर्डिंग जो है ऑफेंडर को सजा दी जाती है, ठीक है। तो ये थी हमारी 4 स्टेजेस ऑफ क्राइम। सबसे पहले क्या था इसमें, इंटेंशन टू कमिट क्राइम, प्रिपरेशन टू कमिट द क्राइम, अटेम्प्ट टू कमिट द क्राइम और कमीशन ऑफ अ क्राइम, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। कल फिर हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपको मिलेंगे। सब बेयर एक्ट जरूर खरीद लें बीएनएस का, ठीक है। और अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें, ठीक है, और चैनल को फॉलो करें। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।